फिर से गुरुवार हमारी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की वीकली मीटिंग में आप सबका स्वागत है। लास्ट थर्सडे हमने जो डिस्कस किया था और बहुत सारे टॉपिक अभी आ गए हैं, क्या डिस्कस करें क्या ना करें वो हमेशा हमें कंफ्यूजन रहता है किसको प्रायोरिटी दें। पर अभी जो हुआ है न्यूज क्लिक के जर्नलिस्ट को जैसे ईडी का रेड और वो जैसे उनको हेरेसमेंट करने की कोशिश की गई है, मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की ओर से हम उस जो इंसिडेंट है उसका निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं और हम प्रेस फ्रीडम को अपील करते हैं। और देश के काफी संगठन जो है प्रेस फ्रीडम से जुड़े हुए जर्नलिस्ट के एसोसिएशन, काफी लोगों ने रैली भी निकाली, काफी लोगों ने अपनी आवाज भी उठाई और काफी लोगों ने वहां तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखा गया कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, उसकी जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया भी गलत हो रही है। हम सोचते थे ईडी को छोड़ा जाता है सिर्फ पॉलिटिकल लोगों के पीछे, अभी पता चला कि जर्नलिस्ट लोगों के पीछे भी छोड़ा जा रहा है। तो हो सकता है प्रेस फ्रीडम में तो हमारा जो इंडेक्स है बहुत नीचे आया है, अभी अभी उसका पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बाहर भी आया, उसमें हम बहुत नीचे हैं। फिर भी और नीचे कितना जा सकते हैं वो सोचने की बात है। अगर प्रेस का फ्रीडम नहीं रहेगा देश में तो लोग जान कैसे पाएंगे कि क्या हो रहा है। प्रेस फ्रीडम के बारे में इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान गांधी जी, नेहरू, ये सब जो बड़े लीडर्स थे जो फोरफ्रंट में थे, वो लोगों को जब पूछा गया था, नेहरू जी ने बताया था कि अगर ये जो प्रेस फ्रीडम भले वो अबाधित हो, वह किसी को लगता है कि अनकंट्रोल हो या स्वच्छंदी हो ऐसा भी लगे, पर उसको मैं प्रीफर करूंगा रादर टू कंट्रोल द प्रेस। तो ये कहाँ गया जो लास्ट टाइम द्वारिकानाथ जी बताए थे कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से लेके मतलब 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके इंडिपेंडेंस तक का जो हमारा जर्नी था और उसके बाद का 75 इयर्स का जर्नी, उसमें हम कहाँ खो गए। एक टाइम पे राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाई थी प्रेस के फ्रीडम के लिए, वो भी नहीं भूलना चाहिए। सिर्फ सोशल रिफॉर्म के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी ऐसा नहीं, प्रेस फ्रीडम के लिए भी आवाज उठाई थी, क्योंकि वो ही तो एक जरिया है, एक साधन है, लोग सत्य को जान सकते हैं। तो मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी आज हमारे जो कन्वीनर है प्रकाश भाई, उन्होंने भी दिव्य भास्कर में यही बात को रखा है। मैं तो एक छोटे से जिस्ट में बात बता रही हूँ, पर हम सब जो यहाँ है मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, हम सब लोग वो बात से सहमत है कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो कंडेमेबल है और प्रोसेस को ठीक से फॉलो करना चाहिए और जर्नलिस्ट को अरेस्ट करके खास कर युवा पाक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वो काला कानून है, रादर उसको हटाना चाहिए। उसके बजाय उसका दुरुपयोग जो हो रहा है उसको हम कंडेम करते, उसको पूरे गंभीरता से उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज जो विषय पे बात की चर्चा की शुरुआत हमारे सेक्रेटरी द्वारिकानाथ जी करेंगे, वो अखबारों की सुर्खियों में आया। क्या आया, बिहार गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था कि कास्ट के आधार पे सेंसस, मतलब उसको सर्वे बोल रहे हैं, सेंसस कुछ लोग नहीं बोल रहे। वो मामला गया था सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हाई कोर्ट में वापस भेजा था और बिहार हाई कोर्ट ने उसको रोक लगाने से मना किया था, इसलिए वो सर्वे हुआ। और वो सर्वे में क्या बात आया, वो बात आया कि बिहार में खास करके वो तो मोटा मोटा पिक्चर पूरे देश को लागू होता है कि हमारे देश में पिछड़ी जाति बड़े संख्या में है, बड़ी तादाद में है, जो अपर कास्ट या फॉरवर्ड बोलते हैं वैसी कास्ट बहुत कम परसेंटेज में है, पर वही लोग तो राज कर रहे हैं। और ये पूरा सेंसस का है, ये सेंसस का जो प्रोसेस भारत देश में आया उसको 150 साल से ज्यादा हुआ, वो भी एक कहानी है। ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की वो भी एक कहानी है। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने हमारे देश को कुछ ठीक चीज मिला भी, एजुकेशन और उसका इंग्लिश एजुकेशन जिसको बोलते हैं, मतलब साइंटिफिक एजुकेशन, वो मिला। और उसके साथ साथ बहुत सारी बातें हमारे लिए एक बेड़ी के रूप में भी बन गई, जो आज हम उसका इतिहास जानते भी नहीं है। तो सेंसस का जो इतिहास है, सेंसस का पूरा कैसे शुरू हुआ हमारे देश में
हमारे देश में कास्ट का एक कंस्ट्रक्शन हुआ। कास्ट करके हमारे यहाँ नहीं था, एक वर्ण व्यवस्था था और एक रेस जो वहाँ माना जाता था, एक रेसियल, एक रेस का आइडेंटिटी, और हमारे यहाँ वर्ण था और उसको मिला के जाति और उसको मिला के कास्ट का कंस्ट्रक्शन हुआ। ये सेंसस का एक पैदाइश है, ये मानने को आज हम तैयार नहीं होंगे। हम समझते हैं, क्योंकि लोहिया जी और ये सब बोल रहे थे सालों से कि जाति वो है कि कभी जाति ही नहीं है, तो ये बात जो पॉपुलर हो गई है, पर इसका जो रूट कॉज है वो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पावर का डिवाइड एंड रूल का जो उनका ये था मूल मंत्र, जिसने हमारे देश को लास्टली डिवाइड करके रखा, उसमें भी निहित है, वो भी हमें भूलना नहीं चाहिए। ये कमीशन, मंडल कमीशन, हम जानते हैं गुजरात में बख्शी कमीशन, बहुत एक पूरा इतिहास है। वो इतिहास एक दिन में तो मतलब एक डिस्कशन में बताना संभव नहीं है, फिर भी इसका जो एक आउटलाइन मेरे हिसाब से आज हमारे सेक्रेटरी द्वारिकानाथ जी रखेंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ आज का डिस्कशन इनिशिएट करने के लिए। बाद में हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन में जुड़ जाएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। નમસ્કાર. આપણે સેન્સસ ઉપર डिस्कशन करिए छे. हाँ सॉरी, मैं हिंदी में स्विच ओवर करूँगा क्योंकि एक आदत पड़ गई है गुजराती में बोलने का। तो सेंसस का मामला गर्मा गर्म है। जितना इलेक्शन नज़दीक आएगा इसके ऊपर भी इतना चर्चा चलेगी, और लगता है कि ये जो बीजेपी लेड एनडीए वर्सेस कांग्रेस लेड इंडिया, जो अभी इंडिया मतलब जो हम जो इंडिया कहते हैं वो नहीं है, INDIA वो है। तो उनको भी जो पोलराइजेशन जो इलेक्शन होने जा रहा है, पोलराइज तो हुआ नहीं है, जो हो रहा है, तो उनको लगता है कि बिहार का सेंसस हो जाने के बाद कि इंडिया के नीतीश कुमार ने जो शुरू किया था 2 साल पहले, एक स्कोर कर लिया, एक गोल स्कोर कर लिया, एक पॉइंट्स आगे आ गए, और बीजेपी शायद मुश्किल में आ गया। बीजेपी को तकलीफ होगा, और शायद ये इसके कारण ये जो सेंसस ओरिएंटेड जिस तरह से हुआ, EBC, एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी, पहले हम लगते EBC में पहले सोचता कि एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ना, क्लास तो ब्रिटिश के टाइम से ही क्लास को कास्ट कर दिया था। पहले था क्लास था, पहले क्लास से कास्ट हो गया। तो ये बहुत बड़ा ये ट्रांजिशन शब्द की जो बातें हैं वो ब्रिटिश समय से जो परिवर्तन हुआ है, थोड़ा बहुत जो खेल हुआ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो EBC सबसे हाईएस्ट नंबर में आया, OBC जो था वो भी आया। आप सब जानते हैं, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो अगर ये फॉर्मूला अगर हर जगह लागू हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो बीजेपी हार जाएगा। तो ये एक प्रकार का एक ओवर सैंग्विननेस, इसी आधार पर जो सेंसस हुआ है, एक प्रकार का जो ओवर कॉन्फिडेंस, जो सैंग्विननेस कहते हैं, कॉम्प्लेसेंसी जो कहते हैं, जो इंडिया के जो हैं वो इसी से जीत जाएंगे, वो जो लग रहा है, इस तरह के एक माहौल बन रहा है। और उसके सामने मोदी बड़बड़ा रहे हैं अभी, और अभी भी कुछ अभी इसके सामने जो लोग इसके हाईलाइट करते थे, तो एक न्यूज़ क्लिक का जो पूर्वकास्ट जो है एडिटर, बाकी जो और एक चक्रवर्ती करके वो यहाँ चौथे हैं, उनको उन्होंने वीपा में पकड़ लिया, और जिसके पास जो लैपटॉप था, जो कंट्रीब्यूट करते थे आर्टिकल्स, जो लोग सब्सक्राइब करते थे, उनको पूरा क्वेश्चनिंग आंसरिंग सब हुआ, सब ये आपको अभी मीनाक्षी बहन ने बताया। तो ये उत्पात चल रहा है, इलेक्शंस आ रहे हैं, उत्पात एक प्रकार चलता है कि एक फेस्टिवल्स, जैसे वर्ल्ड कप का फेस्टिवल्स अगर हो रहा है, तो आपको अगर कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं आप, तो आपको पुलिस परमिशन मिलेगा नहीं, क्योंकि पुलिस व्यस्त है स्टेडियम में। तो आपके लिए अगर आप 50-40 लोग इकट्ठे होते हैं, तो आपके लिए बड़ा पुलिस फोर्स देना पड़ेगा। तो ये पुलिस फोर्स कम पड़ेगा जो स्टेडियम में, तो आपको हम प्रोटेक्शन दे नहीं पाएंगे, आपको मारने आएंगे कोई तो दे नहीं पाएंगे, तो परमिशन नहीं दिया जाएगा। ये अभी तो मान लीजिए कब से ही चल रहा है गुजरात में, और अहमदाबाद में खास चल रहा है, परमिशन मिलना मुश्किल हो जाता है। हमने जो मणिपुर के बारे में जो एक किए थे, शांति सुलह के लिए हमने जो किए थे, आपको याद होगा
कि सारे प्लेकार्ड को फोटो खींचा और कुछ प्लेकार्ड को हटाया। पहली बार हमारा लाइफ में अहमदाबाद में इतने सालों में पहली बार प्लेकार्ड को हटाने वाली बात पहली बार हुई। और हम जितने लोग थे शायद ऑलमोस्ट इतने लोग पुलिस भी थे, मतलब हम लोग अगर वो ज्वाइन कर जाते तो हमारा संख्या और बढ़ जाता, तो ऐसा होता। तो ये एक ऐसी एटमॉस्फेयर बन रही है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन एजेंसी का यूपा का प्रयोग करना वो चल रहा है। साथ ही साथ एक बार फेस्टिवल्स, अब नवरात्रि भी आ रहा है, देखेंगे आप नवरात्रि में, और आ रहा है दिवाली भी आ रहा है, आप भी देखेंगे फेस्टिवल्स ही चलेगा और कुछ सीरियस डिस्कशन भी चलेगा। ये सेंसस का जो बात है भी है, जो बात को हम समझने वाली बात है कि ये जो इलेक्शंस की मामला जो है, इलेक्शंस में तो इलेक्शंस में जो है कि ये काम करेगा या काम नहीं करेगा। तो अभी काफ़ी पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी डिटेल्स में इसको दिया गया, और कुछ कुछ पेपर में मंडल 2, इसको मंडल 2 बोल रहे हैं। मंडल 2 जानते हैं, मंडल कमंडल ये आप जानते होंगे। तो ये जब ये मंडल हुआ तो कमंडल हो गया, फिर मंदिर मस्जिद को सामने आ गया, मंडल आ गया, रिजर्वेशन आ गया, और उसके बाद में जो इंडियन का जो पॉलिटिकल डायमेंशन जो ये है पूरा बदल गया। क्या उसके फिर रिपीट होगा? ऐसा क्या रिपीट होगा? ये एक दहशत होता है। आपको याद होगा बख्शी पंच, हमारे गुजरात में बख्शी पंच को माधव सिंह सोलंकी ने अमल किए। बख्शी पंच के पहले ही शायद मुझे लगता है कि राणे कमीशन को भी यहाँ एक बैठाया गया था, राणे कमीशन, जस्टिस राणे। हमारे जो थे, हमारे बड़े भाई थे धोलकिया साहब, जितेंद्र भाई धोलकिया, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में थे, उसी राणे कमीशन मेंबर थे। उन्होंने एक ड्राफ्ट, बहुत मैंने रिक्वेस्ट किया था मुझे दिए तो दीजिए, तो सही क्या था उससे जाने। वो इकोनॉमी के आधार पर उन्होंने इसको बख्शी का बाद, अच्छा बाद, तो ये माधव सिंह सोलंकी ने करवाए थे, वो जाति के आधार पर करवाया था, ये उन्होंने इस आधार पर करवाए। तो उन्होंने राणे कमीशन का रिपोर्ट भी था, लेकिन राणे कमीशन रिपोर्ट को चिन्मय पटेल ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया। इंदिरा गांधी जब थे उसी टाइम पे बख्शी पंच का रिपोर्ट यहाँ लागू हुआ। तो आप जानते हैं इस नतीजा क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है उसी टाइम में मैं अहमदाबाद में था। हाँ, तो राइट हो गया, उसको देख आपको जो रिजर्वेशन की बात आ गई, उसके बाद में राइट आ गया। राइट का जो बड़े मजा की बात है, ये जो हमारे जो बात रिजर्वेशन की जब बात है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। अच्छा, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब शब्द कब से इस्तेमाल हुआ? आपको बोल सकते हैं कि क्या अनादिकाल से चल रहा है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब? ये क्या संस्कृत शब्द है? ये 1930s, 31, 33 उसी टाइम पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम दिया गया। शेड्यूल, अगर किसी आपको बोलेंगे पछात वर्ग का पूछेंगे, डिप्रेस क्लास बोला जाता, बैकवर्ड कास्ट बोला जाता था। वो क्रिश्चियन मिशनरी थे, साहेब लोग थे, उनको कहते थे बैकवर्ड कास्ट, कहते थे बैकवर्ड, डिप्रेस कास्ट। इनको जो डिप्रेस क्लास जो थे हिंदू के अंदर में, जो अनटचेबल थे, इनको डिप्रेस क्लास बोला जाता था। उसको बाद में भाग किया गया, बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसको 3-4 भाग इसको किया गया। इस अकॉर्डिंगली जगह जगह इसके रिजर्वेशंस जगह जगह में, महाराष्ट्र में काफ़ी किया गया, मद्रास में किया गया, मैसूर में किया गया। ये सारे चीज़ का एक मोटा कहानी भी है। लेकिन अभी जो बात है कि जो शेड्यूल कास्ट की जो बात हुई, तो हम जानते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिलता है, और सारे गालियाँ वो जब भी रिजर्वेशन की बात आती थी तो वो अंबेडकर से लेकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को गालियाँ दी जाती थी। ये पूरा रिजर्वेशन ही सबका मूल कारण है। बख्शी पंत ने जोड़ दिया, वो ओबीसी को जोड़ दिया, तो ओबीसी को जोड़ दिया, भारत में पहली बार ऐसा हुआ, जोड़ दिया। तो लेकिन ओबीसी वालों ने जो थे गुजरात के, बड़ा चालाकी से काम किया। वो तो एससी और एसटी को तो रिजर्वेशन मिल ही रहा था, लेकिन एससी और एसटी को उन्होंने रक्षा कवच बना दिया। जो भाई आपका जो है ना, ये जो है, ये आपका रिजर्वेशन जा रहा है, जहाँ मूवमेंट जाने वाला है, ये अपर कास्ट लोग जाने की बात कर रहे हैं। तो ओबीसी लोगों ने चालाकी से, जो अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, थोड़ा हायर भी इनकमिंग ग्रुप भी हैं, कोई लेक्चर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई कंपाउंडर है, कोई नर्स है, जो थे, वो लोगों ने अपने एक रक्षा कवच बना दिया। एससी एसटी को मार खाने को मजबूर कर दिया। उनको कुछ नहीं हुआ, लोग समझे ये है ना आदमी, ये रिजर्वेशन ले रहा है ना, तो उसको मारो। तो मारपीट एक कास्ट वार हो गया। कास्ट वार से करते करते ये बाद में हो गया क्या, बाद में कम्युनल राइट हो गया।
ये बहुत ही बड़ा, बहुत दिन तक चला। ये जो कास्ट वार जो था, जो कम्युनल राइट जो चला, कास्ट और कम्युनल वार, बहुत दिन तक चला। आपको याद होगा ये बात। ये एकदम, ये कुछ दिन चलने के बाद, कुछ दिन चला ये बात, फिर बाद में मंदिर की मामला आ गया। कश्मीर का मामला चलता था, फिर बाद में मंदिर का मामला आ गया। मंदिर के मामला जब आ गया तो मंदिर के मामला जब पकड़ में आ रहा था, वो रामशिला पूजन से लेकर जब चालू हुआ, गुजरात से चालू हुआ, ऑल ओवर इंडिया से चालू हुआ, तो ये होते होते जो एटमॉस्फेयर जो बना, उसमें क्या हुआ कि ये जो आडवाणी जी उस टाइम पे वीपी सिंह का सरकार था, आडवाणी जी उसमें मिनिस्टर भी थे। सोमनाथ, हर चीज़ सोमनाथ से शुरू होता है। आज़ादी के बाद ही सोमनाथ से शुरू हुआ, अभी भी सोमनाथ ही चलता है, तो सोमनाथ से चालू किए। तो आडवाणी जी जब उन्होंने यात्रा शुरू किया, उसका तो रथ को पकड़ा, वो इसको पकड़ लालू प्रसाद यादव ने बिहार में पकड़े इसको। हाँ, तो उसी से वीपी सिंह ने देखे बचने के लिए क्या किया जाएगा, तो उन्होंने मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन जो था वो पड़ा हुआ था, वो धूल खा रहा था। मंडल शायद बिहार का ही है, और उन्होंने कमीशन उनको अपॉइंट किया गया था, और उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने खोला और अमल करने की बात की। और मंडल कमीशन का रिपोर्ट किसके आधार पर है? 1931 में जो सेंसस हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने किया था, उसके आधार पर उन्होंने स्टडी किया था। उसमें कौन ओबीसी है, कौन क्या शेड्यूल का शेड्यूल टाइप को छोड़ करके बाकी किसी के बारे में पता नहीं है, तो उसी को अध्ययन करके उसी में से ओबीसी निकाला। तो 52% जो है परसेंटेज जो है वो ओबीसी निकाला वहाँ से, और उनको रिजर्वेशन की बात हो गई वीपी सिंह सरकार की। तो ये आप तो जानते हैं सब चीज़ को, मंडल कमंडल, और बाद में, और वो ब्रिटिश सरकार का सेंसस, और वो ब्रिटिश सरकार ने जो सेंसस चालू किया था, और उसी का सेंसस अभी 41 की बात अभी थोड़ा बहुत सब लोग जानते हैं, पेपर में आ रहा है, इसे जानते हैं। लेकिन जब से सेंसस चालू हुआ भारत में, शायद 1871, जितना मुझे याद है 1871, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं, या तारीख का आगे पीछे हो सकता है, तो 18 मैंने से लिखा हुआ है, कल से फ्लो चला जाएगा। तो वो चालू किए, और हर सेंसस के पीछे कोई ना कोई एक सेंट्रल पॉइंट ब्रिटिश सरकार का होता था। एक बड़ा वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग है ये। तो अभी बिहार में हम तो कास्ट में जाएंगे, चर्चा करेंगे ही, लेकिन बात है कि जो ब्रिटिश का जो पॉलिसी जो था, ब्रिटिश का जो लिगेसी जो है, जो शैडो, जो छाप यहाँ छोड़ के गया है, अभी हम इसी से मुक्त नहीं हो पाए हैं। वो हम खाली भागला पढ़ने की बात करते हैं, डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं, बाकी बात को हम नहीं बात करते हैं। लेकिन ये कास्ट की बात भी ये ब्रिटिश लोगों ने तैयार किया। वो जो पहले आए, आपको ये अभी मान लीजिए, पहले साहब लोग आए, इतना बड़ा भारत भूखंड जिसका जीडीपी 20% समथिंग था वर्ल्ड में, मर्केंटाइलिज्म जब चल रहा था, जीडीपी 20% कुछ चल रहा था, और ब्रिटिश समय का तो था 1 पॉइंट समथिंग, बहुत पुअर, देर वेरी पुअर। बोले लॉर्ड क्लाइव तो क्लर्क था, वो ऐसे ही लोग आए थे। और बाकी यहाँ तो ये थिएटर, जो ये यूरोप में जो झगड़ी चलता था, जो वार चलता था, ये थिएटर बन गया था। यहाँ भी फ्रांस इंग्लैंड का लड़ाई, यहाँ भी इंग्लैंड पुर्तगाल का लड़ाई, नेदरलैंड इंग्लैंड का लड़ाई, जो यूरोप में चलता था मार्केट के लिए, पोर्ट के लिए, खासकर पोर्ट कर के लिए, तो वहाँ यहाँ भी झगड़ा हो गया। टीपू सुल्तान वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल के साथ में ब्रिटिश का, बाद में ये सब चलता रहा इधर। तो ये जो पूरा कुछ साल तो ये लोगों ने खाली इसी राजा को पकड़ो, और उसी को पकड़ के कुछ दवा उनका कोई किसकी तबीयत खराब है, कुछ एस्पिरिन, कुछ ये पैरासीटामोल जैसा कुछ दे दो, ताव उतर जाता है, तो हमको ये द्वीप दे दो, लैंड दे दो, हम धंधा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमको सूरत दे दो, हमको बॉम्बे दे दो, हमको मद्रास दे दो, चंदन नगर जो बंगाल में वो दे दो। यही करते करते उन्होंने एक छोटा छोटा प्लॉट ले लिया उन्होंने। और ये लोगों ने, हमारे लोग तो बादशाही थे, जमींदार थे, हाँ ले लो, इतना ज़मीन पड़ा हुआ है, क्या प्रॉब्लम से, ये सब उनके ज़मीन को दे दिए सब। तो ये इंडिया हम जो कह रहे हैं अभी, जो इंडिया कहते हैं, या ये इंडिया जो मानचित्र हम देख रहे हैं, कि ऐसे मानचित्र पहले बना हुआ था कभी? अब कभी देखे प्रिंटेड मैगजीन कभी देखे हैं? पुराने मानचित्र क्या है? अशोक का पीरियड का मानचित्र हम देखे हैं? हमने क्या औरंगजेब के पीरियड का मानचित्र हम मैप देखे हैं? वो मानचित्र टुकड़ा टुकड़ा है। और ये एग्जैक्टली ये वो जो दिख रहा है कि कश्मीर ऊपर है, अफगानिस्तान भी है, बर्मा तक भी आ जाता है, सारे के सारे है। जो हमारे कुछ संगठन में ये पूरा अखंड भारत की बात होती है, तो ये अखंड भारत ब्रिटिश इंडिया के जो मानचित्र जो बना था उनका, तो वो उन्होंने पहले था ही नहीं। क्योंकि टीपू सुल्तान, मान लीजिए अगर सवाल है, इस मैंने थोड़ा विषयांतर लगेगा आपको कि जरूरी है, अगर टीपू सुल्तान के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लड़ाई हुआ, अगर मान लीजिए टीपू सुल्तान जीत जाता,
श्रीरंगपट्टनम इसको गद्दारी नहीं होती। और मराठा का जो मराठा वार जो हुआ, अभी जो मराठा, सॉरी कोई मराठी फीलिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो वो राजाशाही की बात थी। अगर मराठा लोग अगर टीपू सुल्तान के साथ दिए होते और मराठा इसको मैंने नहीं, वो टीपू सुल्तान को मैंने कंस्पिरेसी नहीं किया होता, तो शायद टीपू सुल्तान जीत जाते और शायद हमारा कैपिटल कलकत्ता नहीं होता, वो मद्रास होता। और मद्रास से सिलोन और मलेशिया, इंडोनेशिया हमारा राज बनता, वो इंडिया बनता। तो ये जो टीपू सुल्तान का डिफीट और ये इंडिया का जो मानचित्र का बदलना, और इसके पीछे कितना श्रीरंगपट्टनम जो बात हुआ, टीपू सुल्तान के साथ जो झगड़ा हुआ, ये सारे चीज। और फ्रांस को, ये टीपू सुल्तान वाज बैक्ड बाय हुम, फ्रांस। और टीपू सुल्तान खुद जाके वो फ्रांस गए थे, बड़े बड़े लोगों के साथ मिले हुए थे। उनको बोला जाता है कि हमारे प्रोग्रेसिव आदमी थे, मुझे पता नहीं है, थोड़ा सीरियल देखा था, इसके बाद मैंने इनका किताब या कुछ काफ़ी किताब पढ़ने की इच्छा भी होता है, कितना मैंने प्रोग्रेसिव थे पता नहीं। एक बाजू फ्रांस था, डेमोक्रेसी की जगह था, और इंग्लैंड था, मर्चेंट की जगह था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात था। दो जगह में दो पिलर थे मतलब, और उसकी प्रकाश होता था अमेरिका में होता था। ये हम थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन ये टीपू सुल्तान का हारना ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑनवर्ड मार्च हो गया। करते करते ये ऐसे सिचुएशन हो गया, बहादुर शाह जफर शेर शायरी करते थे, गाना वाना गाते थे, और संगीत की ये मिर्जा गालिब भी वहाँ जाते थे, और वहाँ गाना वाना होता, शेर शायरी होती थी। बाद में ये वहाँ बहादुर शाह जफर को राजकाज में, कुछ राजपाट में कोई उनको इंटरेस्ट था नहीं, उन्होंने गाना बजाना, शेर शायरी में मज़ा आता था उनको। तो और बूढ़े भी हो गए थे, उनको शासन में कोई इंटरेस्ट भी था नहीं, कुछ में पैसा आता था वो चलता था उनका। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी मार्च कर रहा है, एक के बाद मद्रास से मैसूर से करते 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 वो बंगाल तक जाता है। फिर बाद में वहाँ लड़ाई होता है किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ झगड़ा होता है मुजफ्फरपुर में, ये प्लासी में, मुर्शिदाबाद में, प्लासी मतलब मुर्शिदाबाद में हो रहा है। तो ये होने के पीछे भी बड़ा कारण है, तो इतिहास का कारण है। वो दो थे सेठ, जगत सेठ और उमीचंद। ये जगत सेठ उमीचंद का एक प्रकार का बदमाशी, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देके इनको सोल्जर को यूज़ करना और इसको सिराजुद्दौला का हराना, ये उनका रोल। फिर मीर कासिम आया, फिर मीर कासिम आने के बाद में और कौन आया, इसके बाद कौन आया? ये मिर्जाफर आया। तो मिर्जाफर जैसे एक विलियन कैरेक्टर बन जाता है। फिर उन्होंने कलकत्ता को दखल किया, बाद में बैरकपुर, बाद में ये ब्रिगेड, ये सब उनका जगह में इनका मिलिट्री बैरक हुआ। ये 1757 से लेकर 1857, ये जो दो पीरियड जो है, 100 साल का पीरियड में बहुत कुछ घटना हो गया इंडिया में। सो मेनी थिंग्स हैव हैपेंड। 1757 में तो ये बहादुर शाह जफर का तो मुगल राज तो चल ही रहा था। राजा राम मोहन राय तो उस टाइम पे तो ये मुगल डायनेस्टी का एम्बेसडर थे। उनके मिर्जा अकबर भी ये भी निकलता था, अखबार भी निकलता था। तो ये बात है। तो 100 साल के अंदर में ब्रिटिश ने थोड़ा थोड़ा काम किया। ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए अंग्रेज शासन नहीं हम कहते थे, उसको कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कहते थे हम लोग। लेकिन 1857 में जो पहला स्वाधीनता संग्राम कहते हैं या सिपाही विद्रोह कहते हैं, जो भी आप कहे, ये पहली बार तांतिया टोपे, रानी झांसी की रानी, बाद में सबको लेकर एक बहुत बड़ा एक उथल पुथल हुआ। कानपुर मासाकर जो बहुत बड़ी पैमाने पर हुआ, लखनऊ का, दिल्ली का मासाकर बहुत बड़े पैमाने हुआ। पुराने ढंग का ये जो तोप, पुराने ढंग का तलवार और ब्रिटिश का जो अत्याधुनिक जो एम्यूनिशंस, उसके सामने लड़ना नामुमकिन था। और 1857 में बहादुर शाह जफर को हथकड़ी लगा के ले जाते हैं रेंगून, मंडले ले जाते हैं। वहाँ उनको 2 गज जमीन भी इनको नहीं मिला। उनका फेमस शायरी जो है, 2 गज जमीन भी नहीं मिला। और जब उनको कोई भी गए थे, अमर्त्य सेन जब गए थे कि मैं देखूं बहादुर शाह जफर कब्र कहाँ है, तो उनको बराबर मिला नहीं। कहीं एक अजानिया जगह, जो बिल्कुल कोई अनजान जगह में दफना गया है, कुछ लिखा के भाई नहीं गया है। इतना बड़ा बहादुर शाह तो शहनशाह तो था ही ना, लेकिन उसके बारे में कोई सम्मान के साथ कोई था नहीं। फिर अभी कितने साल के बाद उनका सम्मान के साथ दफनाया गया, ये बात अलग है। तो 1757 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी काम किया। उसने क्या काम किया? बहुत काम किया उसमें। ये मैं अब थोड़ा, अगर मैं छूट जाऊंगा तो मुझे याद दिलाएगा। लेकिन ये जो बात हो रहा है कि इसमें कास्ट आया, उन्होंने भारत को देखा, अरे बाबा ये तो क्या भारत है ये। लेकिन भारत था
हर जगह में मद्रास अलग है, बनारस अलग है, बंगाल अलग है, उड़ीसा अलग है, असम अलग है, हर जगह अलग अलग है। और वो तो एक टापू में रहते हैं ना इंग्लैंड में, थोड़ा वो 4-5 प्रकार के लोग, जो लोग थे वो लोग पूरा मजदूर बन गए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो भी अगर कोई कास्ट होगा उनका, स्टोन कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ये वगैरह जो ऑक्यूपेशनल जो कास्ट जो काम करते थे उनका नाम जो है, तो उनका तो पूरा इंडस्ट्रियल वर्कर हो गए। तो इंडस्ट्रियल वर्कर होने के कारण उनका सरनेम भी ऐसा हो गया कि गोल्ड स्मिथ, स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ये सब उनका ऐसा ही नाम हो गया। तो इन वेरी स्मॉल सोसाइटी, स्मॉल वेराइटी, स्मॉल छोटा प्रकार का उनका ये क्या कहते हैं विविधता था। हाँ, इंडिया में तो विविधता ही है। बनारस जाएंगे तो एक विविधता, आगरा जाएंगे तो और कुछ, अगर आप ये क्या बोलते हैं कि वो गया जाएंगे तो पिंड दान करेंगे तो वहाँ एक प्रकार का, पूरी जाएंगे तो और एक प्रकार का, द्वारका जाएंगे तो और एक प्रकार का। यहाँ विविधता का कम नहीं है, इतना वेराइटीज। उनको देख अचंभित हो गए लोग, ये क्या है ये। और ये तो है बड़ा मजा का देश है। वहाँ तो ठंड में मरने का, यहाँ तो फर्स्ट क्लास बढ़िया वसंत ऋतु भी है, वर्षा भी होता है, गर्म भी होता है। हाँ, थोड़ा मच्छर है, मच्छरदानी लेके रहते थे लोग। तो उन्होंने बहुत स्कॉलरली काम, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंग्लैंड में बहुत बढ़ गया था। मर्केंटलिज्म से कैपिटलिज्म आ रहा है। उसी टाइम पे एडम स्मिथ किताब लिख रहे वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन का बैकग्राउंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक्सप्लोरेशन जो है साउथ ईस्ट एशिया में, खासकर इंडिया में, वही इसका मेन वेल्थ ऑफ नेशन करके लिख रहे हैं। जहाँ के यहाँ गरीबाई से, भिखारी से, फेमिन से लोग मर रहे हैं। तो उसी समय पर, जिसको बाद में दादा भाई नवरोजी ने बोला कि ये एग्रीकल्चर कॉलोनी बनाने की बात थी, ड्रेनेज थ्योरी, इसको ड्रेन करो, खत्म करो, खटिया तक भी सोने का नहीं था, उसको भी लेके चले जाओ। यहाँ तक इंग्लैंड लोगों ने किया, बड़े सिविलाइज लोग थे, लेकिन यहाँ तक किया लोगों ने। तो इसी के बाद में उन्होंने ये आने को उनको बोला कि यहाँ तो हमको स्थायी होकर शासन करना है। बड़ा लोभ हो गया उनको, ऑब्सेशन हो गया। लेकिन मूल बात क्या था कि इंग्लैंड के साथ में अरब वर्ल्ड का एक संघर्ष था। आपको यहाँ को सलादीन करके कैरेक्टर है कि जो होली वार जो होता था इंग्लैंड का, होली वार किसको लेकर, जेरूसलम को लेकर होली वार होता है। ये शायद 400-500 साल चला ये, और ये होली वार किंग रिचार्ड III तक चला। और इसके साथ में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसके साथ में नए नए तरह के सोड बनाना, स्टील बनाना, इसके साथ ही जुड़ा हुआ था। लेकिन ये लोग जीत नहीं पाते। लेकिन सारा यूरोप के लोग होली वार में एंगेज होते थे, वो आते थे सब। तो होली वार में गए हो? हाँ गया हूँ। जैसे हज जाते हो? हाँ गए हो? हाँ हज गया हूँ। तो होली वार में गए हो? हाँ गया हूँ। तो सारे यूरोप में होली वार में ज्वाइन करना एक सेक्रेड वार था, पवित्र काम था, तो आते थे। उसमें सालादीन करके थे, उन्होंने इंग्लैंड को हराया। ये हराए, ये जो अपमान जो था, यूरोप का जो घमंड जो थे, वो उसको सहन नहीं कर पाए। इसका एडवर्ड सेड, एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल जो थे, ओरिएंटलिस्ट थे, उन्होंने लिखा ओरिएंटलिज्म। ये ब्रिटिश लोगों ने ओरिएंटलिज्म की बात करते हैं, उसके बारे में लिखा उन्होंने। उसको बाद में जब उन्होंने बोला तो उसको पत्थर, उनका पूरा पत्थर मारा गया इंग्लैंड में, बड़ा दुख के साथ। इनका किताब एक है ओरिएंटलिज्म, अब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये जो बात है कि ये जो एंटी इस्लाम जो है, इस्लाम एक चैलेंज लगता था ब्रिटिश लोग। क्रिश्चियंस, वो क्रिश्चियंस थे, मर्चेंट्स थे, लेकिन क्रिश्चियंस भी थे साथ साथ में, पूरा एकदम दबे हुए नहीं थे। तो ये जो था मन में था, तो उनको लगा कि जैसे ही पग रखा, रोमिला थापर जब यहाँ भाषण देने आए थे अहमदाबाद में, वो एक यहाँ परिषद में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था, और उसी जगह में उन्होंने बहुत सुंदर भाषण दिया। बोले कि ये जेम्स स्टुअर्ट मिल नहीं, JS मिल नहीं है, इन्होंने लिबर्टी के बारे में किताब लिखा, वो नहीं, जेम्स मिल इंडियन हिस्ट्री की किताब लिखा। वो जो किताब लिखा थे, जो अंग्रेज लोग आते थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पढ़ के आते थे, ऑफिसर बन के आते थे, कोई नौकरी का जगह जाता था, इंडिया में आओ या अमेरिका जाओ। बहुत लोग इंडिया आना चाहते थे, पुराना जगह है, ताजमहल है, यो है, ओरिएंटलिज्म है, मजा की बात है, तो यहाँ आते थे। तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक किताब लिखा जाता था, वो है हंटर, स्टर्लिंग्स, बीम्स। हमारे यहाँ भी थे, गुजरात में भी कुछ मैंने ब्रिटिश अफसर थे जो फारवर्स वगैरह जो थे, रसमाला वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये सब लिखते थे सब। तो ये जो लिखते थे, तो उसी टाइम पे जो ये क्या बोलते इसको, जेम्स मिल, तो इंडियन हिस्ट्री के जो लिखा कि उन्होंने पीरियडाइजेशन किया, कैसे पीरियड है कि हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल, 3 भाग कर दिया उसको। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ये ब्रिटिश काल, 3 भाग कर दिया उसको।
तो उन्होंने बोला कि रमीला थापर ने बोले जैसे ही पैर रखा तभी भारत पाकिस्तान होगा, मैंने मान लो आप हिंदू मुसलमान की डिवीजन का पॉलिटिक्स करने के लिए ही जैसे आए हैं ऐसा ही पता चलता है। दिस इज स्पीच ऑफ रमीला थापर, बहुत अद्भुत स्पीच है वो स्पीच। अगर आप सुनेंगे, मेरे पास कभी था ऑडियो भी, कंप्यूटर में सब फॉर्मेटिंग हो गया तो मिलेगा तो मैं आपको दूंगा कभी भी। बहुत सुंदर स्पीच है। तो उन्होंने पर देखा कि यहाँ एक है क्या, ये हिंदूज हैं। तो हिंदू जो है एज इंदस, अभी जो इंडिया को लेकर भी प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया में थोड़ा इंडिया, तो इंडिया का जो नाम जो हुआ ये कहाँ, किसका नाम, अलेक्जेंडर आए, वो इंदस, सिंधु के इंदस थे इंडिया समथिंग ऐसा प्रोनाउंस ऐसा ही होता है, इंदस। तो इंडिया ऐसा हुआ, इसी से इंदस हुआ। वो कहीं ब्रिटिश लोगों ने इंडिया नहीं बोला है, इट वॉज टोल्ड बाई अलेक्जेंडर। फिर बाद में जो ये पर्शिया के वणिक जो आते थे, जो व्यापारी जो आते थे, वो सिंधु था। सिंधु के इस पार के जो लोग रहते थे वो लोग कैसे हिंदू कहते थे, सिंधु हिंदू। ये बात ऐसे बनी, यहाँ ये मैनार तक चलता था, जो पूरा के पूरा जो होंगे हिंदू, तो वहीं से आया। तो हिंदू वाली बात जो आई, तो हिंदू वाली बात को लेजिटिमेटाइज किया को ये हिंदू है, हिंदू एक रिलीजन है, हिंदू एक ऐसा हिंदू नहीं रिलीजन है, जबकि हिंदू एक रिलीजन के हिसाब से इमर्ज किया ही नहीं है। प्रॉब्लम उस जगह पर, इसको हमको बराबर समझना, पढ़ना, जानना वो जरूरी है। एक बात है कि ये जो सेंसस की बात आती है, 10,000 कबीरपंथी महाराष्ट्र में, मुंबई में जब थे, कबीरपंथी बहुत बड़े एक पैमाने पर बहुत फैल गए थे, सारा भारत में फैल गए थे। तो ये जो सेंसस में लिखे थे, 1901 सेंसस में उन्होंने अपना नाम लिखाया रिलीजन में, कबीरपंथी। 1901 का लिखा उन्होंने। फिर बाद में ये जो 10 साल के बाद जो हुआ, कबीरपंथी उड़ गया है, वो हिंदू हो गए। तो जो पंथ, जो सनातनी जो थे, सनातनी वो एक संस्था है के, जो दयानंद वाले जो थे, वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते थे। लोग अपने आप को अपनी पंथ जो है उसके नाम पे बोलते थे लोग, या मैं वैष्णव हूँ, मैं लिंगायत हूँ, या मैं नम्रती हूँ, इस तरह से बात करते थे। जैसे हमारा देवेगौड़ा जो हैं वो अपने लिंगायत कहते हैं, जो उनका मंदिर है केदारनाथ हिमालय में है, उसका पूजक हैं वो लोग। तो ये विविधता है बहुत। नम्रती जो है वो लोग, बद्रीनाथ जो है शंकराचार्य जी ने जो ये रखा है, ये बद्रीनाथ में वो पूजक है, नम्रती लोग है। ये वैष्णव या शैवाइट या वैष्णवाइट, अगर सारा आप हिंदू ये में देखिए, जो जिसको हम हिंदू कहते हैं, संघर्ष देखेंगे, शिव और विष्णु का संघर्ष, राम रावण भी शिव और विष्णु का संघर्ष, गयासुर वध भी तुलसी का जो विवाह जो कहते हैं वो भी विष्णु और शिव का संघर्ष। ये विष्णु और शिव का संघर्ष ही है। फिर बाद में कॉम्प्रोमाइज हुआ और हरा हरि या हरिहर ये कर दिया उन्होंने। इसलिए हरिद्वार जो है, कि हरिद्वार है कि हरद्वार है, वो मैं नहीं, वो आप लोग डिसाइड कीजिए। हरिद्वार मीन्स हरि का द्वार हुआ, और हरद्वार है तो केदारनाथ हुआ। तो हरिहरद्वार नहीं है वो हरिद्वार है कि हरद्वार है, वो आज नाम तो बदलते रहता है ना, स्टेशन के नाम, शहर के नाम बदलते रहते हैं। और कभी कोई वैष्णव आ जाएगा तो हरिद्वार कर देगा, कोई शैवाइट आएगा तो बोलेगा ये हरद्वार है। तो ये नाम बदलते रहता है। तो ये दोनों सेक्ट जो थे, हरि और हर, ये दोनों का चलता रहता था। तो अपनी पंथ के हिसाब से कबीर जो पंथ थे, अपने आप को कबीर पंथी कहते थे लोग। वैष्णवाइट जो थे, चैतन्य के जो मानते थे, गौड़ीय वैष्णव, वो अपने गौड़ीय वैष्णव कहते। हिंदू कुछ था नहीं बात में, कोई सेंसस भी नहीं होता था, कोई केयर भी नहीं करता था हिंदू है या नहीं है, क्या मानता है, वैष्णव को मानता है या शिव को मानता है, यही बात थी इसको। तो ऐसे आप देखेंगे, देखिए अगर श्यामला जी का मंदिर जो है, अगर जाएंगे 3 लेयर आप मिलेगा आपको। मैं सब ये चर्चा में जाऊंगा तो आर्कोलॉजी में चला जाऊंगा, बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो ये वहाँ भी बदला बदली हुआ है, कैसा वो वैष्णवाइट का, बुद्धिस्ट मंदिर कैसे शिव मंदिर हुआ, शिव मंदिर कैसे वैष्णवाइट मंदिर हुआ, ये सब बात है। तरंगा जैसे भी है, जो हर जगह में मंदिर तोड़ा गया है और कुछ बना है, और एक तोड़ा गया और कुछ बना है। देखा जाए तो हर जगह पागोड़ा ही था। जैसा पुरी का मंदिर जो बोला जाता है, ये पागोड़ा था, वो बुद्धिस्ट मंदिर था। वो बुद्धिस्ट मंदिर में अंत में कौन आया ना, जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी कौन है, द्वारका का पतन, डूबना और जगन्नाथ का उत्थान। तो ये सब है, हमारा लिंकेज है सब। लेकिन ये हिंदू का साथ कोई संबंध नहीं है। ये जो माइथोलॉजी जो है, पुराण जो शास्त्र जो है, बाद में जो महाभारत हो, भागवत हो, रामायण हो, गीता हो, जो भी है, उससे ये सब डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसको बहुत ही विविडली पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रिटिश और आए, देखे ये तो बहुत विविधता है, बट एकेडमिकली भी इंटरेस्टिंग लगता है, वेरी इंटरेस्टिंग है।
पुरी को पढ़ना चाहिए, नदिया को पढ़ना चाहिए, चैतन्य को पढ़ना चाहिए, कबीर को पढ़ना जानना चाहिए, आगरा को पढ़ना चाहिए, इस मस्जिद के बारे में जानना चाहिए, सब करने को पढ़ाई किया। तो उन्होंने सारे संस्कृत को पढ़ना शुरू किया। तो कौन सा पढ़ेंगे कौन सा नहीं पढ़ेंगे ये सिलेक्शन किया। तो उसने आपको खाली इतना खाली बोलूंगा मैं, मनुस्मृति को ट्रांसलेशन किया, हमारे ऋग्वेद को ट्रांसलेशन किया मैक्स मुलर ने ट्रांसलेशन किया। उनका एक पेज अंग्रेजी का, एक पेज का ट्रांसलेशन का दाम था 200 पाउंड्स। उस जमाने में 200 पाउंड्स वो ट्रांसलेशन किया उन्होंने। बाद में जो गीता जो है 13 गीता पढ़े थे, 12 या 13 गीता, तरह तरह गीता थे। एक गीता को, भगवत गीता को पकड़े और उसको जेम्स विल्सन के नाम है, उनसे ट्रांसलेशन करवाए। जो गीता एक हमारे अंग्रेजी वर्जन गीता आया कि सब तो संस्कृत में है और सब तालपत्र में है, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, तो आपको तो मिलेगा नहीं ना। तो वो अंग्रेजी आने के बाद प्रिंटिंग प्रेस मिशनरी लोग लेके आए थे, वो प्रिंटिंग हुआ, सबके पास आने लगा, 4 यूनिवर्सिटी बन गए थे, तो पढ़ने लगे। तो भगवत गीता एक वर्जन आया, जो भगवत गीता बाद में ये हमारा यहाँ बनता है, गीता और बाद वंदे मातरम दोनों अस्त्र बनते हैं। तो ये किताब को चुन चुन के उन्होंने, जैसे मनुस्मृति को ट्रांसलेशन किया मेरे हिसाब से विलियम जॉन्स, एशियाटिक सोसाइटी के जो फाउंडर जो थे, एशियाटिक सोसाइटी ओरिएंटलिस्ट। ये ओरिएंटलिस्ट जो मैक्स मुलर, विलियम जॉन्स, मैक्स मुलर जर्मन लोग हैं, ये इंग्लिश लोग नहीं थे, ये इंडिया कभी आए नहीं है। जिन्होंने कोई इंडिया में कभी आए नहीं, 2 आदमी, वो जेम्स मिल और मैक्स मुलर कभी इंडिया में आए नहीं है। वहाँ बैठे बैठे किताब जो उन्होंने लिखा, तो वो है 2 आदमी, ये मिल और ये मैक्स मुलर। और ये जो बाद विलियम जॉन्स इंडिया में थे, उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता में बनाए। उनको क्या था, ओरिएंटलिज्म बहुत सुंदर है, उसके ऐसे रहने दो, सुंदरता में के रहने दो, इसमें यह इंडस्ट्रियलाइजेशन मत करने दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, उसको जो है ऐसा रखने दो। वो था एशियाटिक सोसाइटी का काम, ओरिएंटलिस्ट कहते हैं उसको। तो बहुत बड़ी उनका एक इतिहास भी है, बहुत काफ़ी पब्लिकेशन भी उनका भी है। तो उन्होंने मनुस्मृति को ट्रांसलेशन किया। तो मनुस्मृति में जो आने के बाद क्या हुआ, वहाँ वो चतुर्वर्ण की बात वहाँ आया। तो एक ही किताब आया, मनुस्मृति किसी ने पहले पढ़ा ही नहीं, नोबडी हैज रेड। संस्कृत में कौन पढ़ेगा, कोई ब्राह्मण के सिवाय कोई पढ़ ही नहीं सकता है। और आपको तालपत्री का जो आपको कॉपी मिलेगा नहीं, वो सबका पंडितों के घर में होता था, पढ़ेंगे नहीं। तो उन्होंने ट्रांसलेशन का अंग्रेजी में आया। उसके बाद में ऋग्वेद आया, कुछ साल के बाद ऋग्वेद का ट्रांसलेशन मैक्स मुलर का आया। तो वहाँ वर्ण की बात आई कि ब्राह्मण का बात, ये ब्रह्मा से कैसे हुआ, कहाँ से क्या हुआ, वो सब लिखा गया है। तो ये सब जो बात को उन्होंने अंग्रेजी की, जो कौन सी किताब को ट्रांसलेट करना है, कौन सी किताब को पिरोसना है, तो उनको देखना है क्या करके भारत जो है एक प्रकार का देना है। भारत एक हिंदू वाली राष्ट्र है, ये दिखाने था उनको। ये करने के लिए उन्होंने पूरा किताब को चुन किताब ट्रांसलेशन किया। इसलिए बोला जाता है भी, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज करते हैं बोलते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ ये कॉलोनियल, जो कॉलोनियल ब्रिटिश का ट्रांसलेशन का पॉलिटिक्स किस किताब को देना है, किस किताब को नहीं देना है, वो ट्रांसलेशन करने का पॉलिटिक्स किया उन्होंने। ये बात को शायद अभी कुछ लोग रिसर्च जो करते हैं वो ये बात आती है। इसको बात आगे कास्ट, तो क्या कास्ट क्या हमारे देश में था, नहीं था क्या, हमारे यहाँ कास्ट नहीं था, बिल्कुल था इधर। लेकिन ब्रिटिश का जो कास्ट सिस्टम जो है, अभी चल बोलते हैं, अभी जो बोल रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द कास्ट इन ब्रिटिश इंडिया, कास्ट का शब्द कोई था ही नहीं। फॉर इन्फॉर्मेशन, कोई कास्ट करके शब्द था ही नहीं। क्या था फिर, बड़ी अजीब बात है ना, कास्ट का शब्द नहीं था। तो को जो रिसर्चर जो बोल रहे हैं कि जो मनुस्मृति से जो बात आई, बाद में हमारा देश में आया, ये जो क्या बोलते इसको, ये जाति, वर्ण, वेद रेस बाद में आया। रेस कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। जाति हमारा था, जाति में हर जगह में जाति, यहाँ वहाँ हर जगह में जाति। तो इंडिया में एक यूनिफॉर्म जाति नहीं था, साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, बनारस में अलग है, बिहार में अलग है, सब जगह में अलग है। इतना मल्टीवेरियस था, एक यूनिफॉर्म करके कोई था ही नहीं इंडिया में। तो ये था 3 चीज़ों को लेकर जो हुआ, ये है कि इसको बोलते हैं कि जो कास्ट जो बना, कास्ट बनने का जो बना, ये देखूंगा तो टाइम जाएगा इसमें, ठीक है, सॉरी, थोड़ा मुझे भी टाइम मिल जाएगा।
क्या था वो काश में भूल गया मैं, वो लिखा कहाँ लिखा उसको। नहीं तो ये मतलब गैर शोधू ना મળે। ठीक है, जाति रेस, नहीं रेस तो बाद में आता है। जाति ये वर्ण वर्ण जाति અને રેસ ત્રણને મળીને કાસ્ટ થયા। એ ત્રણને ભેગા કરીને કાસ્ટ બનાયા। એને પહેલા કાસ્ટ કરીને કેવો હતા નહીં કઈ। તો કાસ્ટ સેન્સસ જ્યારે શરૂઆત થઈ 1857 માં જે સેન્સસ શરૂ થઈ એને કાસ્ટ શરૂ કરી એ લોકો। એમાં પહેલા જે શરૂઆત કરી એ લોકો જે પહેલા શરૂઆત કરી એ જે છે કે 1871 માં ये लोगों कॉलोनियल सेंसस शुरू करी 1871। हाँ 1871 में कॉलोनियल सेंसस चालू हुआ। फिर उसी समय पर मनुस्मृति आ चुका था। मैंने जो पहले बोला था कि भगवत गीता को किसने ट्रांसलेशन किया ना, चार्ल्स विटिन, उन्होंने ट्रांसलेशन किया इसको। अच्छा, फिर और एक बात है कि एक बात और भी है इसके साथ में 1871 1881 फिर 1901 में सेंसस का एक बहुत पॉइंट है। करते करते हिंदू और मुसलमान की तरफ जा रहे हैं। जाति भी आ रहा है और हिंदू मुसलमान की बात भी आ रहा है। कितना हिंदू है कितना मुसलमान है, कितना हिंदू है कितना मुसलमान है। ये करते करते क्या हुआ 1901 में मुस्लिम कंसोलिडेशंस की बात आ गई 1901 के एक सेंसस में। उसके आधार पर बंगभंग आंदोलन की बात भी आ गई, कन्वर्जन की बात आया था। तो बंगभंग आंदोलन का उसी के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमान के भंग करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे जितना भी देश प्रेम जगह था भारत में उसके खिलाफ हुआ, अंग्रेज कर नहीं पाया। और 1906 में मुस्लिम लीग तैयार हुआ, बैक्ड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस। 1906 में हुआ ये। उसके बाद में क्या हुआ, तो इस टाइम पे मुस्लिम में कंसोलिडेशन था, हिंदू में ऐसा कंसोलिडेशन था नहीं, क्योंकि बहुत ग्रुप थे, ओबीसी, बैकवर्ड कम्युनिटी, डिप्रेस क्लास वगैरह वगैरह सब थे, ब्राह्मण ये सब थे। तो उन्होंने क्या हुआ, उनको लगे हिंदू इतने साल के बाद खत्म हो जाएंगे, तो हिंदू कंसोलिडेशन चालू हुआ, रिकन्वर्जन करना। अब पता होगा कि रिकन्वर्ट करना, ये समाज को ले आना, ये सब चालू हुआ। तो ये बात हुआ कि फिर जो ब्रिटिश का एक बड़ा गिफ्ट है मेजोरिटी माइनॉरिटी, हिंदू मेजोरिटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी है, ये दोनों चालू हो गया यहाँ। उससे पहले तो ऐसा था नहीं भारत में, ये सब ठीक थे नहीं, बहुत राजा बादशाही सब था, ये सब नहीं था, मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात थी नहीं। तो ये बाद में एक प्रकार रिलीजियस असर्शन वो भी था नहीं, इस्लाम का ब्रिटिश के साथ रहना वो भी था भी नहीं, ये चालू हो गया ये। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी हुआ, कास्ट का प्रचलन हुआ ये। और एक बात भी और भी मैं आपको थोड़ा खाली इंगित करना चाहूँगा कि रिजर्वेशन जो हम देख रहे हैं, बात हो रहा है, रिजर्वेशन जो बात है ये कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश सिस्टम का ही है। ब्रिटिश सिस्टम ने जो रिजर्वेशन की प्रथा चालू किया था बिफोर 1947, उन्होंने 1947 से पहले बॉम्बे में काफ़ी रिजर्वेशन का सिस्टम चालू किया था। कुछ ये अगर आप सुनेंगे, आप इंटरनेट में आपको मिलेगा। मद्रास में लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रिजर्वेशन चालू किया था, मैसूर में भी हुआ था, और कुछ राजाओं ने भी नौकरी में भी रिजर्वेशन देने की कोशिश की थी। कोल्हापुर का राजा, मैसूर के राजा, ये सब थे। और जॉब में रिजर्वेशन बम्बई में ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ रिजर्वेशन की प्रावधान भी किया था ये। तो ये सब जो चीज़ होता था कि, और बीच में आपको और एक भी याद होगा कम्युनल अवार्ड, जो कम्युनल अवार्ड जो हम कहते हैं, गोल राउंड टेबल जो बैठक हुआ था इंग्लैंड में, जो हुआ अंबेडकर और गांधी जी के सामने आमने सामने हुए, फिर पूना करार की जब बात हुई, जो अंग्रेज का और एक बात था, उन्होंने खाली हिंदू मुसलमान की डिवीजन करने की बात थी नहीं, लेकिन जो माइनॉरिटी जो थे उसमें से उन्होंने क्रिश्चियन को ले लिया, पारसी को ले लिया, सिख को ले लिया, सबको ले लिया, और सबको ये कम्युनल अवार्ड में जोड़ दिया, रिप्रेजेंटेशन जोड़ दिया उसको लेकर। और इसको ये जो कम्युनल अवार्ड जो था 1933 में हुआ। तो ये कम्युनल अवार्ड जो था ये मिंटो
और ये जो सब थे, उनका जो कम्युनल अवार्ड जो हुआ था, कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन असेंबली में होगा, ये सब था। ये कम्युनल अवार्ड शुरू हुआ था। अभी भी कास्ट का रिजर्वेशन जब आता है, उस कम्युनल अवार्ड हम नहीं बोलेंगे, कम्युनलिज्म नहीं बोलेंगे, इसके साथ साथ कम्युनल चलेगा। लेकिन मूल जो बात है, मैं जिसके तरफ जा रहा हूं मैं, कि ये जो कास्ट फैक्टर जो है, रिजर्वेशन की फैक्टर जो है, हम लोग जो कैरी कर रहे हैं, वो ब्रिटिश का सिस्टम को ही कैरी कर रहे हैं, आगे कुछ जा ही नहीं रहे हैं। हमारा भारत का इतिहास जो है, ब्रिटिश जब से आया उसके इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। एंसेंट इंडिया जो भी इतिहास पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने हमको दिया हुआ है। हम अपना इतिहास कोई लिखा नहीं, इसमें नहीं है। हमको इतिहास दिया है अल बारूनी ने दिया है, बाबरनामा है, मेगास्थनीस है, ये हुएंसा है, फाइयान है, ऐसे कुछ कुछ जो लोग बाहर से आए थे, उनसे भारत का इतिहास पता चलता है। हमारा अपनी सिस्टमेटिक इंडियन हिस्ट्री हम कुछ लिखे नहीं है। अगर हम पढ़ेंगे, चारबाग को तो जला दिया था, चारबाग की किताब को जला दिया था, वो टॉयलेट भी नहीं किया था। इंटॉलरेंस तो तब से शुरू हुआ है। जो बृहस्पति जो थे, जुपिटर जो थे, वो गुरु को गुरु मानते थे, ये सब चीज़ है। बहुत सारे अवलोकायत पढ़ेंगे, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय का। बुद्धिज्म यहाँ पैदा हुआ, बुद्धिज्म यहाँ चला, खत्म हो गया। एक बुद्धिस्ट को ले आओ, उसको माथा काट दो, 10 स्वर्ण मुद्रा मिलेगा। गुप्त डायनेस्टी में हुआ। कहाँ? गुप्त डायनेस्टी में। एक बुद्धिस्ट को लाओ, जला के मारो, माथा काट दो, 10 गोल्ड कॉइन्स यू विल गेट। करते करते बुद्धिज्म खत्म हुआ। कल बुद्धिज्म खत्म करने के लिए शंकराचार्य भी आए और उन्होंने मंडन मिश्र को हराया, और बुद्धिज्म फिलोसॉफिकली भी खत्म हो गया। यहाँ से जाके चला गया, श्रीलंका चला गया, कंबोडिया चला गया, वियतनाम चला गया, वो तांत्रिक बुद्धिज्म, नॉट द रियल बुद्धिज्म। चाइना चला गया, जापान चला गया, इंडिया में बुद्धिज्म खत्म हो गया। और अभी बुद्धिज्म जो है, वो अम्बेडकर ने जो कन्वर्जन जो करवाए थे, वो विचित्र प्रकार का बुद्धिज्म है। जो वो हर जगह में एक बुद्धिस्ट बिहार बना दिया है, और बैठ के वो बस कल प्रार्थना करते, बस खत्म हो गया। इधर बुद्धिज्म का जो बात जो था, लोगों के पास जाना, उसे जागरूक करना, वो बात इसमें नहीं है। या संघमित्रा की बात है, महेंद्र की बात है, वो बात नहीं है। तो भारत का इतिहास एक अलग प्रकार का है। हम थोड़ा बहुत ढूंढ के देखते रहते हैं, लेकिन ये जो इतिहास जो है, हम ब्रिटिश लोगों ने जो हमको इतिहास दिया, हंटर, स्टर्लिंग, इन्होंने जो दिया, वो किताब को ही हम पढ़ते हैं। हमारे पास में अंग्रेजी में दिया हुआ चीज़ हमारे पास है, कितना सच है, कितना झूठ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि मैक्स मुलर की बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। ही इज राइटिंग लेटर टू हिज वाइफ। मैं जो संस्कृत से जो मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, मैं बहुत ही अपना ग्लोरीफाई करके लिख रहे हैं कि आई एम एडिंग सम क्रिश्चियनिटी इन इट। क्या? कुछ क्रिश्चियनिटी को मैं ऐड करता हूं अंदर, ताकि इंडिया में और एक विक्ट्री की जरूरत है। जर्मन का आदमी है, कुछ इसमें और भी विक्ट्री की जरूरत है। इंडिया तो जीत गए हैं, लेकिन यहाँ क्रिश्चियनाइजेशन होना जरूरी है। मैक्स मुलर की बात है, जो आर्यन को इतना उठाया है, उनकी बात लेटर में है, उनका सब है। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का यहाँ कितने प्रकार का था, ये पूरा इसको ग्रास करना, इंडिया को ले लेना और अपनी तरह इसको ओरिएंट करना, बात अब देखेंगे आप। ये मैक्स मुलर की जो ट्रांसलेशन जो हुआ, वो सब चीज़ों में सब गलती ही है। और जो इसको हम बोलते हैं, ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है, ऋग्वेद में लिखा गया है, ये ऋग्वेद में लिखा गया है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मैक्स मुलर, जो कि आगे चलकर ये एक प्रकार का आपको कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करेगा। ये बात है। तो इसी समय पर मैं खाली इतने आपको कह रहा हूँ कि ये जो कास्ट सिस्टम से हुआ, कास्ट भी ब्रिटिश लोगों ने ले आए, हिंदू शब्द को भी उन्होंने बार बार इस्तेमाल किया, हिंदुइज्म भी उन्होंने इस्तेमाल किया। हिंदुइज्म कोई था ही नहीं इधर, वैष्णविज्म कोई था, इज्म को था नहीं इधर। मैं वैष्णव हूँ, मैं शैवाइट हूँ, हिंदू कोई कहता नहीं था। जैसे कबीर, मैं कबीरपंथी हूँ, मैं ऐसे बात करते थे। लेकिन ये बात में बात ये बाद में सेंसस में डाला गया, मैं तो आप ये कबीर वाला वो हिंदू है, ये वाला वो हिंदू है, ये वाला हिंदू है, ये मुसलमान है। माने वो अगर कोई ट्रेड में काम भी करता है, वो मुसलमान है। हिंदू मुसलमान ये करते रहे। आप डाटा देखेंगे आप, ये करते करते आज उसी समय पर ये हुआ, होते होते भारत पाकिस्तान तक हम पहुंच गए। कहां पहुंच गए? भारत पाकिस्तान तक पहुंच गए। और इसको भी हमने भी ग्लोरीफाई, अगर मैं कहता हूं, कभी मजाक करके कहता हूं, अगर क्या नेहरू जी को अगर छोटा सा बनारस आबादी मिलता शासन करने के लिए, तो वहां भी प्राइम मिनिस्टर कहलाते, और सरदार पटेल के भी मिलता, यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर हो जाते, तो भी खुश हो जाते वो लोग। डिवीजन में कोई संकोच, कोई दुख था नहीं। डिवीजन हो रहा है, लाखों लोग मरेंगे, विस्थापित होंगे, कोई चिंता ही नहीं है। एक लाहौर नहीं देखा, अभी हम चर्चा करेंगे, हबीब तनवीर का सेंटनरी आ रहा है। जो लाहौर नहीं देखा, एक नाटक मैंने देखा था, टैगोर में आया था, अद्भुत नाटक, जो लाहौर नहीं देखा।
तो ऐसे जो लाहौर नहीं देखा, पार्टीजन, तो हम तो पार्टीजन जानते नहीं ना क्या है। एक घर छोड़ के आना और कहाँ से इंडिया से पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान से इंडिया आना, वो जमींदारों के लिए ठीक था। जो साधारण जो लोग जो थे, गरीब लोग के लिए क्या था पार्टीजन? कौन सी धर्म की बात ही इसमें थी? तो ये तो बात तो हम लोग शायर की बातों में, अमृता प्रीतम की पिंजर की बातों में, ये हम सबको थोड़े बहुत लिखे हुए हैं, हम जानते हैं सब चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा हमको ख्याल आता है। और जो पेन जो है, आडवाणी का पेन हुआ तो उन्होंने आरएसएस में चले गए। आडवाणी का पेन था चीन से जो आए, तो वो पेन से कम्युनलिस्ट हो गए। तो इस तरह काफी का भी जो परिवर्तन जो हुआ, उसी का तो फाउंडेशन हुआ, आरएसएस बनने का फाउंडेशन वही बन गया है। उसी के फाउंडेशन से मुस्लिम लीग और भी स्ट्रेंथन हुआ। तो ये भारत का जो बना, ये ब्रिटिश से कंस्ट्रक्शन किया, खाली हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, ये एक प्रकार कास्ट का भी कंस्ट्रक्शन करके रखा। और वो कास्ट से अभी तक भी ये हमारा देश का पॉलिटिक्स चलता है। और अभी चलते चलते ये कास्ट का इतना शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब तक था, लेकिन मंडल जब आ गया, ओबीसी आ गया। ओबीसी आ जाने के बाद रिजर्वेशन के नाम पे ये सब रिजर्वेशन वाले हैं, सारे गड़बड़ जो है रिजर्वेशन के कारण हो रहा है। मुझे नहीं मिल रहा है तो आईआईटी हो, आईआईएम हो, मेडिकल कॉलेज हो, स्टूडेंट के अंदर में ये रिजर्व वाला है, ये वाला है, ये वाला है, पूरा एक अंदर में सोसाइटी के अंदर में डिवीजन हो गया। शायद ये जरूरी नहीं था, ये मंडल से हुआ। और ये वीपी सिंह को आप मसीहा समझ सकते हैं, लेकिन वीपी सिंह ने जो मंदिर को कन्वर्ट करने के लिए जो मंडल ये लाए, मंडल जो लाए, मंडल के लाने के कारण समाज में फ्रेगमेंटेशन हुआ और इलेक्शन में जो रिजल्ट आने का था वो आया। अभी अगर इसी को हम सोचे कि अगर माने कि अगर हम चाहते हैं, जिस बीजेपी का शासन इतनी ढंग से आया हुआ है कि इतना खराब ढंग से बीजेपी का शासन है कि हम चाहे कि बीजेपी किसी भी तरह हारे, सब चाहते हैं, हम त्रासी गया वी आर टायर्ड ऑफ बीजेपी रूल नाउ। तो बीजेपी हारे, किसी भी तरह हारे तो, लेकिन हारने के बाद भी जो जीतने वाले भी जो आएंगे, रिजर्वेशन की जब बात आती है 50% आगे नहीं बढ़ेगा। आप किसी तरह से 60% करेंगे, 80% करें, तमिलनाडु जैसे करेंगे आप, तो 50% के अंदर में आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा आपको। लेकिन बात यह है, जो प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, जो फैक्ट्री बंद हो रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो जॉब कहाँ मिलेगा? जॉबलेस, देयर इज नो जॉब, और जॉबलेस जॉब नहीं है, और जॉब के साथ में रिजर्वेशन की बात हो रही है, और उसी के आधार पर इलेक्शन भी होगा। और ये इमोशन की बात है, इमोटिव कास्ट एक इमोटिव फैक्टर है। मैं इसी कास्ट को बिलोंग करता हूं, ये लोग हमको ये करना चाहते हैं। बीजेपी क्या बोल रहा है? हम हिंदू हैं, एक हैं, ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, हम हिंदू हैं, हमको डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये स्टैंड गांधी जी का भी था। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर के सामने जो बात पुनः करा में जो बात हुआ था, यही बात गांधी जी का भी था। अभी भी यही बात बीजेपी का आता है कि ये हिंदू एक हैं। उन्होंने जब मंडल कमीशन जब आया, मंडल कमीशन के रिसर्च उन्होंने किया, खास अमित शाह ने किया, और हर कास्ट के ऊपर में उन्होंने काम करते हुए वहां उन्होंने कास्ट वोट बैंक बनाया। ओबीसी में आरएसएस ने अपना वोट बैंक बनाया, जिसके आधार पर यूपी का पूरा पॉलिटिक्स बदल गया। मायावती भी खत्म हो गई, उधर बीजेपी का शासन चला, और योगी का ऐसा चल रहा है मानो कि कोई इसका सामना कर ही नहीं सकता है। बस योगी और बुलडोजर, योगी और बुलडोजर, ये दोनों चल रहा है अभी। तो ये कास्ट का फैक्टर जो है कि उन्होंने इसे इंटेंस करवाया। तो अभी क्या ये कास्ट फैक्टर, अगर ये सेंसस की जो बात है, ऑल इंडिया में सेंसस होगा नहीं, वो डिसाइडेड है अभी आपको सर्वे कर सकते हैं। सर्वे कर्नाटक में पड़ा हुआ है, उड़ीसा में सर्वे का पड़ा हुआ है, एक रोहिणी कमीशन का था, ये भी पड़ा था, बिहार में पड़ा हुआ था, और भी कहीं के सर्वे को पड़ा हुआ है। सब लोगों ने कुछ सर्वे किए हुए हैं, सब लोगों ने। ये सर्वे है, वो सेंसस नहीं है। सेंसस नहीं करते हुए भी जो 52% ओबीसी था, मंडल कमीशन में वो स्टडी था, अभी वो ओबीसी का परसेंटेज ऑल इंडिया में हो गया बिलो 40%। तो ये कुछ रिपोर्ट जो बाहर आ जाते हैं, तो ये जो आपको परसेंटेज को लेकर वोट बैंक पॉलिटिक्स करने जाएंगे, उसी के आधार पर अगर बीजेपी हारता है तो ठीक है, हम राजी खुशी हार जाए। तो बीजेपी का हारना जरूरी है, किसी भी तरह हरा हो तो हार जाना जरूरी। लेकिन बात है कि ये जो सेंसस की बात आई है, और कास्ट को ये सेंसस करना नहीं चाहेंगे, करने के साथ मेरी जो सेकंड जो बात है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड इंक्रीज। बिहार में ऐसे ही गरीब है, प्रशांत कुमार जो है वो उन्होंने बताया, आप सुने होंगे शायद। आप ऐसे ही बिहार जाएंगे तो आप गरीब दिखेगा ही, मुसलमान का बस्ती में जाएंगे गरीब दिखेगा ही, फटा हुआ कभी जमी जाए, चप्पल नहीं है।
आप ऐसे ही जाएंगे चमार बस्ती में जाएंगे, ऐसे ही गरीब है। बिहार के लोग हर जगह में जाके, बॉम्बे में पूरा भरे हुए हैं, गुजरात में भरे हुए हैं, जितना कठिन काम है वही करते हैं। यूपी और बिहार के काम करते हैं, गुजराती लोग काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बात है कि तो ये क्या इसके लिए सेंसस की जरूरत पड़ता है? गरीब तो है ही उधर, उसे जो जरूरत है, आप इंप्लीमेंट की जरूरत है, वहाँ इंप्लीमेंट नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर। टाटा था, टाटा चला गया, झारखंड में चला गया। जो था माइनिंग था, धनबाद वो चला गया, माइनिंग में वो झारखंड में चला गया। बिहार में नौकरी देने वाले कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, तो कैसे आप लोगों को नौकरी दोगे? आप तो रिजर्वेशन कहाँ दोगे आप? अगर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नौकरी कहाँ दोगे आप? जो आप टीचर की पोस्ट खाली होता है वो तो भरते भी नहीं हो, परीक्षा लेते हो, फीस ले लेते हो, फिर परीक्षा कैंसिल हो जाता है। ये यूपी में भी होता है और बिहार में भी होता है। तो नौकरी विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट नौकरी के फैसिलिटीज, खाली कुछ क्या होगा इसमें? तो बात है कि नौकरी की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और यंगस्टर जो है नौकरी के लिए डिमांड करना जरूरी है। और ये पार्टियों की नौकरी का बनाने के लिए कोशिश भी होनी चाहिए, ताकि पॉजिटिव स्टेप होगा, देन ओनली बीजेपी को डिफीट करना इंश्योर होगा। नहीं तो बीजेपी और कुछ भी लाएगा, कुछ क्या करेगा पता नहीं है। वो तो खल बुद्धि है, खलनायक का बुद्धि है, कुछ भी कर सकता आप। और मोदी को इसीलिए मानते ही कैन टर्न एनीथिंग्स, कुछ भी वो टर्न कर सकते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। अमित शाह खास मानते हैं, बड़े भक्त हैं उनके हैं, ऐसे हो सकता है। तो इसीलिए जो कास्ट सेंसस की बात आई, अगर ये ठीक है, सोसाइटी के बारे में जानना जरूरी है। सोसाइटी में कौन कितना है, ओबीसी कितना है, वो ये क्या बोलते हैं, ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड कम्युनिटी कितने, क्लास कितने हैं, कास्ट कितने हैं, वो जानना जरूरी है। अगर सब मिल भी जाते हैं बिहार में तो 82% हो जाता है रिजर्वेशन। एससी एसटी प्लस ईबीसी प्लस ओबीसी 80%, 50% आपको देना है रिजर्वेशन। क्या करोगे आप? देखिए क्राइसिस देखिए, बस वो एक बार हो गया, उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे। अगर नीतीश कुमार लालू बोलेंगे नौकरी करने के लिए, हम मोदी के सामने बोलते हैं यहाँ फैक्ट्री बनाओ, यहाँ ये बनाओ, यहाँ ये करो, वो डिमांड करना चाहिए। बिहार में अगर ये पहल होती है, वो पहल यूपी में भी होगा, वो पहल गुजरात में भी होगा, वो पहल और कहीं भी होगा? नहीं, वो नहीं होगा। ये कर्पूरी ठाकुर सिलसिला चालू हुआ है। कर्पूरी ठाकुर 71 में थोड़ा दिन के लिए थे, 77 में आए। उन्होंने जो ये रिजर्वेशन का बैकवर्ड कम्युनिटी ओबीसी का शुरू किया था, फिर बाद में ये करते करते लालू और बाद में हमारे नीतीश कुमार आते हैं, कुर्मी से आते हैं, 3% उनका वोटिंग पैटर्न है। लालू बड़े यादव से आते हैं, उनका बड़ा चंक है उनका। उन्होंने क्या बोला जब लालू आए, क्या बोले उन्होंने कि ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार और लाला, उनको साफ करो। देखिए कास्ट से कास्ट। अच्छा, मैं कहता हूँ मैंने सॉरी, तो क्या ब्राह्मण सब पैसेदार होते हैं क्या? मुझे पता नहीं है, मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, लेकिन हमारा घर कभी बिल्कुल 1940 में तो 40 में 1 साल हुआ था, 48 में पैदा हुआ और बाद में 1 साल ही नहीं हुआ था माइग्रेट हो गए। बड़े भाई ने किसी तरह काम किए, बाद में घर चला। मेरे पिताजी जजमानी करते थे और ये भी मुझे याद है, फटाफट धोती भी देखा हो मैंने। हमारा हालत अच्छा था नहीं है, तो गरीब ब्राह्मण तो वो लोग देखे होंगे, तो गरीब ब्राह्मण भी तो कई कई जगह में है। तो जब सेंसस पहली बार सेंसस मद्रास में और बनारस में हुआ, तो 100 से ऊपर ब्राह्मण बनारस में आए। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मद्रास में भी ऐसा, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो हर लोग क्लेम करते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये भी यादव हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ, ये सब क्लेम। मुझे ये जो किताब है, ये वाला किताब, ये संजय चक्रवर्ती साहस किया उसने, मतलब ये संजय चक्रवर्ती क्या बोलते हैं इसको, ट्रूथ अबाउट अस, मनुटू मोदी, जिसने साहस का बहुत रिसर्च किया उसने। तो उसमें सब बात है, सब चीज़ मैं अपने आप नहीं बोल रहा हूँ, मैं विकीपीडिया में भी आपको मिलेगा। तो बीटी कंस्ट्रक्शन की बात विकीपीडिया में भी आपको मिलेगा ये सब चीज़ को, और भी कुछ लोग भी लिख भी रहे हैं। तो ये बात जो है कि इसी समय पर जो सेंसस की बात चर्चा हुई है पेपर में, और भी आएगा, लेकिन पेपर में अभी आना बंद हो गया। आज शायद इंडियन एक्सप्रेस लास्ट है, फिर बाद में आएगा नहीं, फिर कभी कुछ आएगा, हम कुछ पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत सारे बातें मैं लगता है कि मैं छूट गया हूँ। तो लगता है कि काफ़ी चीज़ बात को हम कर सकते हैं। वो पहले कैसे डिप्रेस क्लास को कैसे बैकवर्ड क्लास किया गया, अनटचेबिलिटी कौन थे, ये सब था। अभी एक चंद्रचूड़ के भाई शायद उन्होंने किताब लिखा है, हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं, अभिमन्यु या ऐसा क्या उनका चंद्रचूड़ किताब है। ये सब चीज़ों पे काफ़ी लोग किताब लिख रहे हैं, लेकिन हम पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हैं,
तो पता नहीं चलता। उन्होंने काफ़ी रिसर्च करते हैं लोग, तो उन्होंने लिखा अम्बेडकर अगर जिंदा होते अभी, उनके समय में इतना मटेरियल था नहीं, अगर वो लिखते तो और ज़्यादा ऑथेंटिक होता। वो बोल रहे हैं अम्बेडकर के पास इतना मटेरियल उस जमाने अवेलेबल नहीं था, आज जितना मटेरियल अवेलेबल है। तो ये इस तरह से अम्बेडकर का तो भी एक प्रकार ये था, जो तरह से ये डिप्रेस क्लास का, अनटचेबल का जिस तरह परिस्थिति था, उसके लिए पेन था, वो पेन को हम समझ सकते हैं। लेकिन उनको तो ये ब्रिटिश लोगों ने भी हथियार बनाने की कोशिश की, बाद में कांग्रेस ने भी इसको हथियार बनाने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बाद में फेंक दिया, ये हो गया। बाद में वो बुद्धिस्ट हो के बाद में वो बुद्धि बनू या मार्क्सिस्ट बनू, ये कन्फ्यूजन में हो, बाद में लास्ट जीवन उन्होंने बुद्धिस्ट बनकर रहे हो। तो ये एक प्रकार का बहुत बड़ा दुख की बात है उनके बारे में अगर पढ़ा जाएगा। बहुत बड़ा जर्नी जो उनका जीवन जो है, बड़ा दुख भरी कहानी उनका है देखा जाए तो। वो क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ तो जो था, लेकिन जो समाज में जो जाति के प्रति जो हो रहा था उसको मतलब फीलिंग करते थे। लेकिन एक बात आपको मैं कहूँगा, ये जो क्लास था ना, पहले क्लास बोला जाता था, डिप्रेस क्लास, वर्किंग क्लास नहीं, बाद में चेंज करते, क्लास नहीं, कास्ट। तो अभी एक गरीब मजदूर कहाँ जाएंगे, कहाँ है वो, वो कहाँ है, उनकी पोजीशन क्या है, वर्किंग क्लास की पोजीशन क्या है? वर्किंग क्लास की बात कोई बोलता नहीं है। और दूसरी बात है, जो गरीब आदमी जो थे उनको लेकर भी जो होना चाहिए था, वो प्रकार की मूवमेंट भी बीच में कभी हुआ नहीं, ठीक से नहीं हुआ। तो इसका लंबा डिस्कशन है, यहाँ पूरा डिस्कशन मैं आज नहीं कहता हूँ, उसमें डिस्कशन संपूर्ण डिस्कशन हो पा रहा है, ये लंबी डिस्कशन चलेगी। ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन को समझना जरूरी है, बीजेपी का जो बदमाशी को समझना भी जरूरी है। इंडिया जो संतुष्ट हो गए हैं, क्या बोलते इसको, ओवर कॉन्फिडेंस, एक पकड़ लिया हो जाएगा, तो ये जो पकड़ लिया अगर वो लोगों ने इम्प्लीमेंट की, अगर अपॉर्चुनिटी पैदा नहीं करेंगे तो बीजेपी को ये फायदा हो जाएगा। बीजेपी क्या बदमाशी करेगा कहना मुश्किल है। तो इसको और से भी हमको डीपली स्टडी करना चाहिए, एम्पैशनेटली, और करते हुए और ये बात को और अच्छी ढंग से हमको इसको चर्चा करना चाहिए। खाली इतना मेरा कहना है, हम जो पढ़ रहे हैं, जो जानते थे अब तक, वो ब्रिटिश के एंगल से, ब्रिटिश ने जो हमको सिखाया वो हम जानते थे। अभी हमको अपना रमीला थापर जैसे लोग हैं, और भी जो कुछ लोग हैं और भी काम कर रहे हैं, उनसे हमको इंडिया का रियल जो हिस्ट्री जो है, सोशल हिस्ट्री जो है, रिलीजन हिस्ट्री जो है, कास्ट का हिस्ट्री जो है, बराबर जानना जरूरी है सोसाइटी का। और लोगों के अंदर में एक कॉन्शियसनेस पैदा करने की जरूरत है। कल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये पार्टी इतना लंबा हद तक रहना कोई जरूरी नहीं। कांग्रेस भी जैसा रहने से उत्पात किया, कांग्रेस इंदिरा गांधी जैसे इमरजेंसी तक ले आए, और भी कुछ ना कुछ हो गया। ऐसे ही अगर ये बीजेपी अगर ज़्यादा दिन लंबा रहेंगे और भी कुछ उत्पात चलेगा, ये लंबा नहीं रहना चाहिए, किसी देश में भी नहीं रहना चाहिए। उनके हारना बहुत जरूरी है, नेसेसिटी है, सारे फोर्स इकट्ठे होना चाहिए। लेकिन इतने से नहीं होगा, मूवमेंट का अगर बैक नहीं होगा, अगर मूवमेंट नहीं होगा, तो ये अगर डिफीट हो भी जाएगा लेकिन फिर से वापस आ जाएगा, ये बात हो सकता है। भाई इतना कह के मैं अपनी बात को मैं खत्म करूँ। सॉरी, थोड़ा लंबा हो गया सर, सॉरी।